हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के मैथ का पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा जो है आपको जानना बेहद ज़रूरी है ताकि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। देखिए, जो बचपन से हम लोग गिनती गिनते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हीं गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या का कोई अंत नहीं है, वो अनंत तक जाता है, ठीक है। यानी कि गिनती की संख्या अनगिनत है, ठीक है। देखिए, उसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि -1 प्राकृत संख्या है, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि ये गिनती की संख्या में नहीं आता है। फिर √5 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि ये भी गिनती की संख्या में नहीं आता है। उसी तरह से 2/3 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि ये भी गिनती की संख्या में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर है पूर्ण संख्या। देखिए, 1 से लेकर के यहाँ पे जितनी भी संख्याएं अनंत तक जाती है, ये सब प्राकृत संख्या है। लेकिन इसी प्राकृत संख्या के परिवार में अगर आप 0 शामिल कर देते हैं तो फिर इन सभी संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे, ठीक है। पढ़िए परिभाषा, प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य शामिल करने पर उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से अनंत तक ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 0 कौन संख्या है तो ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन 5 कौन सी संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, ठीक है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं की भी संख्या अनगिनत है, यानी कि इनकी संख्या अनंत तक है। उसी तरह से पूछा जाए कि ये √7 पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। -7 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। 0.2 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर है धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर संख्या रेखा दिखाया गया है। संख्या रेखा के बीच में 0 है और उस संख्या रेखा के दाएं तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक की जो संख्या है वो सभी धनात्मक संख्या है, लेकिन 0 जो है ये धनात्मक संख्या नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए इसको, शून्य से दाईं ओर स्थित संख्याओं को धनात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो धनात्मक संख्या कौन है, 1 2 3 4 इसी तरह से अनंत तक। तो धनात्मक संख्या कहाँ स्थित होता है, शून्य से दाईं ओर, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। देखिए, ये शून्य है और ये शून्य से जितनी भी संख्याएं लिखा गया है ये सब बाईं तरफ है और इन्हीं शून्य से बाईं तरफ की संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर है पूर्णांक, इंटीजर, ठीक है। देखिए, 0 से लेकर के इस तरफ की जो संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या है, तो इन्हीं पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को जब शामिल कर देते हैं तो ये पूर्णांक कहलाता है, ठीक है। पढ़िए, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से उन संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या है, इन पूर्ण संख्या में हम लोग ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिए हैं तो ये पूरा कहलाएगा पूर्णांक, ठीक है। चलिए अगला समझते हैं। अगला है सम संख्या, इवन नंबर। देखिए, यहाँ पे जितनी भी संख्याएं लिखी गई है इन सभी संख्याओं में 2 का भाग लग जाने वाला है, ठीक है। मतलब कि इन सभी संख्या में 2 का भाग जाता है। जैसे 2 लिखे हैं इसमें भी 2 का भाग लगेगा, 4 लिखे हैं उसमें भी 2 का भाग लगेगा, 6 लिखे हैं इसमें भी 2 का भाग लगेगा, 8 लिखे हैं इसमें भी 2 का भाग लगेगा। यानी कि जितनी भी संख्या लिखा गया है इन सब में 2 का भाग जाता है, ठीक है। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग लगता है यानी कि 2 से विभाजित होता है वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है, ठीक है। उसी तरह से 0 भी क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 0 में भी 2 से क्या होता है, भाग देने पर 0 ही आता है, इसलिए 0 भी सम संख्या है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखिए। अब
अगला है विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ जितनी भी संख्या लिखा गया है इन सभी संख्याओं में किसी में भी 2 से भाग नहीं लाएगा, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या ये नहीं है, इसलिए विषम संख्या है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर का उदाहरण है 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है तो इसके 2 गुणनखंड है, एक हो जाएगा और दूसरा 2, मतलब कि इस 2 में 1 और 2 से ही भाग लगेगा। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 का चेक किया जाए तो 3 में भी 2 का भाग लगेगा, एक 1 से लगेगा, दूसरा 3 से, तो इसके केवल 2 गुणनखंड हो। उसी तरह से 7 1 से लगेगा और 7 से, 11 में 1 से लगेगा और 11 से, 13 में 1 से लगेगा और 13 से, यानी कि सबके 2 गुणनखंड है। ठीक है, तो जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए वैसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि 6 अभाज्य संख्या है तो नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से, 3 से, 6 से, यानी कि ये 4 गुणनखंड इसके हो जा रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उस तरह से 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अगला नंबर है भाज्य संख्या। देखिए वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब 4 का गुणनखंड देखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 1 से, 2 से और 4 से भाग लगने वाला है, तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसी तरह से 8 में 1, 2, 4, 8, 4 संख्याओं से भाग लगेगा, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला नंबर है सभाज्य संख्या। देखिए सभाज्य संख्या के उदाहरण लिखे हैं 2,3। तो 2,3 में अगर आप देखेंगे तो 2 में 1 से भाग जाएगा, 3 में भी 1 से भाग जाएगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो रहा है, तो ये 2 और 3 सभाज्य संख्या है। उसी तरह से 3, 5 में 3 में 1 से भाग लगेगा, 5 में भी 1 से भाग लगेगा, तो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए सभाज्य है। उसी प्रकार 15 और 13 में केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, उसी तरह से 25 और 31 में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उसी तरह से 3, 5 और 7 ये तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो इसको हम लोग सभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, पढ़िए परिभाषा। 2 या 2 से अधिक संख्या, जैसे यहाँ पे ये 2 संख्या है, ये 2 से अधिक संख्या है, जिनमें केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी कि इसमें भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड था, इसमें भी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था, और इसमें भी एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड था। ठीक है, तो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है परिमेय संख्या। तो देखिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए जो संख्या P/Q के रूप का हो, लेकिन Q का जो मान जो हर में है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ही वह परिमेय संख्या होगा। जैसे 2/3, तो देख सकते हैं 3 के पास कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ऐसे 1/0 यह परिमेय नहीं है। ठीक है, उसी तरह से 2/3 भी परिमेय संख्या है। 4 ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिखने से यह P/Q के बराबर हो जाता है, इसलिए 4/1 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर देखिए परिमेय संख्या में ये P और Q जो है एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब P का मान प्लस में हो सकता है या फिर माइनस में हो सकता है। उसी तरह से Q का मान भी प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है। जैसे -3/-5 ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये -3 भी पूर्णांक है और -5 भी पूर्णांक है। ठीक है, देखिए दोस्तों परिमेय संख्या जो है P/Q के रूप के होने के साथ ही इसमें एक और नियम शामिल होता है कि जिन संख्याओं का वर्गमूल निकलने वाला होता है वो रूट के अंदर होता है,
तो भी परमेय संख्या होगा। जैसे √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 होगा, तो √4 भी क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन अगर यही कहें कि √3 परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √3 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलने वाला है, ठीक है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं है। उसी तरह से √5 भी परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर √9 इसका वर्गमूल 3 हो गया, क्योंकि पूर्णतः वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए यह भी एक परमेय संख्या ही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अब परमेय संख्या का परिभाषा पढ़िए। वैसी संख्या जो p/q के रूप का हो, जहाँ q ≠ 0 तथा p और q एक पूर्णांक हो, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण है 1, ये भी परमेय संख्या है। 2/3 ये भी परमेय संख्या है। -3 ये भी परमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल 2 होता है, चूँकि इसका वर्गमूल निकल जा रहा है इसलिए परमेय संख्या है। -1/2 ये भी परमेय संख्या है। इस तरह से अनंत परमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। और ये नोट में देखिए कि रूट में वैसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकलता है वह भी परमेय संख्या होता है। जैसे √4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये परमेय संख्या है। √9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये परमेय संख्या, यानी कि जितना भी यहाँ पे लिखा गया है ये सबका वर्गमूल हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये परमेय संख्या है, ठीक है। अब अगला नंबर देखिए। अगला नंबर में अपरमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए वैसी संख्याएं जो p/q के रूप का न हो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √7, √3/4 -√5/7, ठीक है, यानी कि रूट में रहने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे सब के सब अपरमेय संख्याएं होती है। जैसे √3 इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए अपरमेय संख्या है, ठीक है। भले ही ये p/q के रूप का है, लेकिन इसके अंदर एक और शर्त है कि अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो फिर ये अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से √2/3 ये अपरमेय संख्या है। भले ये p/q के रूप में है, लेकिन √2 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं आ सकता है, इसीलिए यह अपरमेय संख्या है, ठीक है। परमेय अपरमेय को पहचानना बेहद आसान है। अगर कोई रूट में रहता है वर्गमूल नहीं निकलता है तो फिर वह अपरमेय है, लेकिन रूट में रहने के साथ वर्गमूल निकलता है तो वह परमेय है। इस तरह से हम लोग परमेय अपरमेय पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर है वास्तविक संख्या। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि जिन संख्याओं में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों शामिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 परमेय है जबकि √5 अपरमेय है, तो आप देख सकते हैं कि परमेय अपरमेय दोनों आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलेंगे। 7/9 परमेय है जबकि √5/6 अपरमेय है, इसलिए इसको वास्तविक संख्या बोलेंगे। पाई भी एक अपरमेय संख्या में आता है और पाई/2 भी क्या है, अपरमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं इन पूरे उदाहरण में परमेय और अपरमेय दोनों शामिल है, इसलिए इसको हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। और वैसे भी पाठ का नाम भी यही है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।